बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो गीला लिबास पहने एक कुर्सी पर सिमटी बैठी थी। रेहाना ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने कपड़ों समेत गुस्ल किया है? इसने इनकार में सर हिलाया। रेहाना ने पूछा, फिर पहले मैंने कपड़े धोए, फिर गुस्ल करके इन्हें पहन लिया। तुमने कपड़े क्यों धोए जबकि मालूम है यहाँ दूसरे कपड़े नहीं हैं? वो बोली, मैं गुस्ल करने के बाद एक बार के उतारे हुए कपड़े दोबारा इस वक्त तक नहीं पहनती जब तक वो धुल न जाए। भाई ये घरेलू जिंदगी में होता है। हम सफर में हैं और एक मेहमाती जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तो सोच समझ कर काम करना होगा। तुम अमली तजर्बात के लिए पहली बार घर से निकली हो, लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है कभी ऐसे हालात पेश आते हैं कि भूख से मजबूर होकर दरख्तों के पत्ते चबाने पड़ते हैं। तुम वहीं अपने तारे हुए कपड़े पहन लेती तो क्या फर्क पड़ता? हूर बानो ने अपनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्याह आंखें उठाई और रेहाना को देखा। रेहाना आखिर औरत थी, बहुत कुछ समझ लेती थी। इसने पूछा, कोई खास बात है? हूर बानो की पलकें झुक गईं। रेहाना ने इसके शाने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बाबर से दोस्ती हो गई है? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया है। इसने ताज्जुब से पूछा, क्या हो गया है? पता नहीं, मैंने शायद ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ही हो सकता है। अगर हकीकतन ऐसा होता तो मुझे आंखों के सामने सब कुछ नजर आता। भाई पहेलियां ना बुझवाओ, मुझे कुछ बताओ। मुझे याद है कि मैंने खुद सोने से पहले इन्हें गहरी नींद में देखा था। मैंने इनके जूते और जुराबें उतारी। जिस तरह वो जूते और जुराबें रखी थी वो इसी तरह थी और जिस तरह वो सो रहे थे इसी तरह। मेरी आंख खुलने पर नजर आए। मैं बाथरूम में चली गई थी। जब वहां से वापस आई तो वो जा चुके थे। दूसरे कमरे में तुम लोगों के बातें करने की आवाजें आ रही थी। इतनी तफसील ना बताओ, सिर्फ ये बताओ कि मैं कैसे यकीन कर लूं। हूर बानो ने आजी से इसका हाथ थाम कर कहा, यकीन करो या ना करो, किसी के सामने न कहना। तुम्हें मेरी कसम है, अपने करमदाद से भी न कहना, मैं शर्म से मर जाऊंगी। रेहाना ने इसके हाथ को मोहब्बत से थाम कर कहा, मेरा मशवरा मानो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। इतना हौसला कि बाबर के करीब जा सको, इससे कुछ फ्री हो जाओ, इसे अपना लो। जब तुम कहती हो कि अनजाने में सुहागन बन जाने से तुम्हें दुख नहीं हुआ, तुम बाबर को बेइंतहा चाहती हो, फिर इस चाहत का तकाजा भी यही है कि तुम इसके करीब रहो। अगर इन्हीं भूल भुलैयों में रहोगी तो एक दिन बाबर तुमसे दूर हो जाएगा। तुम नहीं जानती मर्द की जात बड़ी बेमरवत होती है। तोता चश्मे में जवाब नहीं रखती। जहाँ दूसरी औरत देखी वही नजर घुमा ली। जब तुम खुद को इससे मंसूब कर रही हो तो इसे भरपूर तरीके से अपनाने की कोशिश करो, वरना पछताओगी। वो बेबसी से बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया है। ये एक मुअम्मा है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने शऊर की हदों से बहुत दूर, या तो आलमे जुनून में या आलमे ख्वाब में या आलमे मदहोशी में किसी को देखा है। तो अपने बाबर को देखा है। कोई दूसरा नजर आता तो मैं इसे कबूल न करती। रेहाना ने इसके पास से उठते हुए कहा, ये कबूलियत तुम्हारे दिल की गहराइयों से है। मैं यही मशवरा दूंगी, फिर दूंगी कि इसे हर मुमकिन तरीके से अपना लो। मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए कुछ करती हूँ। इधर मैं करमदाद और जमाल अहमद जिस्कानी के पास बैठा हुआ इनकी बहस में हिस्सा ले रहा था। कभी मैं इधर रहता था, कभी उधर चला जाता था। रेहाना आ रही थी, मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया था। यूं भी मुझे करमदाद और जमाल अहमद जिस्कानी की प्लानिंग से क्या दिलचस्पी हो सकती थी, जबकि मैं जानता था हमें हर हाल में वो ब्रीफ के इस्लामाबाद तक पहुँचाना होगा। रास्ते में जो खतरात पेश आएंगे इनका अंदाजा किया जा सकता था, और अंदाजा इस हद तक भी किया जा सकता था कि वो फाइलें और इस आखिरी खत को हासिल करने के लिए दुश्मन हम पांचों में से एक एक की जान लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। रेहाना ने कमरे में आते हुए मुझे देखा। मैं अनजान बना रहा। फिर वो मेरे करीब आकर टटोलती हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, हूर बानो ने गुस्ल किया है। मैंने एकदम से चौंक कर इसे देखा, फिर बेइख्तियार पूछा, क्या गुस्ल करना कोई गैर मामूली बात है? वो पगली गीले कपड़े पहनकर बैठी हुई है। इसे जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। इसके लिए फौरन दूसरे लिबास का इंतजाम करना होगा। रेहाना ये बात कहकर चुप हो गई, लेकिन करमदाद और जमाल अहमद जिस्कानी मुझे घूर कर देख रहे थे और मुस्कुराने भी जा रहे थे। मैंने बज़ाहिर हैरान होकर पूछा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जिस्कानी ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, हमें यूं भी शॉपिंग करनी थी, कुछ जरूरत की चीजें खरीदनी थी। अब हमारी बानो भाभी ने मजबूर कर दिया है तो फौरन चलना चाहिए और जरा तगड़ी किस्म की शॉपिंग
ड्राइविंग करनी चाहिए। इसने जेब से कुछ नोट निकालते हुए कहा, मेरे पास 5,000 हैं। रेहाना ने कहा, पैसों की फिक्र न करो, कैसे ही हंगामी हालात हो, ख्वाह जान पर बनी हो, औरत पैसों को भूलती नहीं है। वो जहाँ भी जाती है पैसे छुपाकर ले जाती है। मेरे पास भी 20,000 रुपए हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, किसी के पास कुछ न होता तब भी फिक्र की बात नहीं थी। मैं चश्मे ज़दन में हजारों क्या लाखों करोड़ों रुपए नवाब शाह में पैदा कर सकता था, मगर जरा पापड़ बेलने पड़ते, अपने आप को जाहिर करने का अंदेशा होता। बहरहाल जिस्कानी और रेहाना ने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया था। हमने एक अफसर से 2 गाड़ियों की फरमाइश की, वो फरमाइश फौरन ही पूरी कर दी गई। करमदाद और जमाल अहमद जिस्कानी ने इन गाड़ियों के इंजन और इनके दूसरे हिस्सों को अच्छी तरह चेक किया। इनके नीचे जाकर भी देखा। मैंने कहा, क्यों जहमतें उठा रहे हो? दुश्मन हमें इस तरह नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे साथ ब्रीफ केस जा रहा है। हम धमाके से उड़ जाएंगे तो ब्रीफ केस और फाइलों के भी चीथड़े उड़ जाएंगे, जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि वो इन चीजों को बिल्कुल सही हालत में हासिल करना चाहते हैं ताकि हमें अदालत तक घसीट सकें, सजा दिला सकें और अपने आदमियों को साफ बचाकर निकाल ले जाएं। जिस्कानी ने कहा, यह ब्रीफ केस जितना हमारे लिए अहम है इतना ही दुश्मनों के लिए है, इससे ज्यादा हमारी हुकूमत के लिए है। इसके जरिए हमारी खुफिया पुलिस मुल्क के अंदर फैले हुए बहुत से दहशत गर्दों को बेनकाब कर सकेगी। हम 2 गाड़ियों में तकसीम होकर बैठ गए। मैं और जिस्कानी पहली गाड़ी में बैठ गए। हूरबानो मेरे करीब ही रहती थी, लेकिन इस बार वो रेहाना के बाजू को थामते हुए शर्मा रही थी, मुझे झुकी झुकी नजरों से देख रही थी। रवानगी के वक्त वो रेहाना के साथ जाकर बैठ गई। इस गाड़ी को करमदाद ड्राइव कर रहा था। हमारी गाड़ियों में मुसल्ला सिपाही भी थे। हम शाम के 5 बजे वापस आए। हमारे पास अटैची केस वगैरह थे। हमने अपनी जरूरत के मुताबिक तमाम सामान खरीद लिया था। जो बेहतरीन रेडीमेड लिबास नवाब शाह में दस्तयाब हो सकता था वो हमने खरीद लिया था। करमदाद, जमाल अहमद जिस्कानी और मैंने यही कोशिश की थी कि हमें पतलून, शर्ट, बनियान या जैकेट वगैरह मिल जाए, और हमें ऐसा लिबास मिल गया था। अगरचे शलवार कमीज में भी इंसान एक्शन में रह सकता है और दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन हम टीटी सेंटरों की तरबियत याफ्ता थे। वहाँ हमने ऐसे ही मलबूसात में ट्रेनिंग हासिल की थी। दूसरे कमरे में कुर्बान और रेहाना ने सिंधी कढ़ाई किया हुआ कुर्ता और शलवार पहन लिए थे। वो दुपट्टे भी बड़े रंगारंग थे। हुरबानो ने आईनों को देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार सिंधी खवातीन का लिबास पहना है। हम ट्रेन की आमद के वक्त स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। मुसल्ला सिपाही हमारी निगरानी और हिफाजत के लिए हमारे साथ आए थे। ट्रेन की आमद तक फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम खाली करा दिया गया था। जो फर्स्ट क्लास के मुसाफिर थे इन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। हम भी मजबूर थे, इन्हें अपने साथ बिठा नहीं सकते थे। बाद हालात में दोस्तों और दुश्मनों को पहचानना मुश्किल होता है। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए समझ सकता था, लेकिन अपने साथियों को किस तरह समझाता कि किस तरह दोस्तों और दुश्मनों को तमीज कर रहा हूँ। ट्रेन आ गई। हमने एयर कंडीशन कोच में पहुंचकर देखा। इस कोच में 3 कैबिन हमारे लिए मखसूस कराए गए थे। एक कैबिन में 4 अदद बर्थ होती हैं, लेकिन अफसरान ने शायद ये सोचा था कि 2 के साथ 2 औरतें हैं और जमाल अहमद जिस्कानी कमारा है, लिहाजा इसके लिए तीसरा कैबिन मखसूस किया गया था। हमने दरमियाना कैबिन जमाल अहमद जिस्कानी को दिया, क्योंकि ब्रीफ केस इसके पास था। दुश्मनों को इसके पास पहुंचने के लिए या तो करमदाद के कैबिन के पास से गुजरना पड़ता या मेरे कैबिन के पास से होकर जाना पड़ता। वैसे पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दिखा रहे थे। हम समझ रहे थे कि वो सिर्फ स्टेशन तक हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन 2 मुसल्ला सिपाही एयर कंडीशन कोच में ड्यूटी देने के लिए मौजूद थे। कोई हमारे कैबिन के पास से गुजर कर दरवाजे की तरफ जाता तो इसे तवज्जो से देखते थे। जब तक वो वापस अपने कैबिन में नहीं जाता वो बिल्कुल मुस्तैद और मोहतात रहते थे। ट्रेन में सवार होते ही हुरबानो रेहाना के कैबिन में जाकर बैठ गई थी। वो मेरे पास आते हुए झिझक रही थी। रेहाना ने धीमी सरगोशी में कहा, जो मशवरे मैंने दिया है इस पर अमल करो या फिर इसकी मोहब्बत को दिल से निकाल दो। ये दोराहे पर खड़े रहना और हमेशा उलझनों में गिरफ्तार रहकर खुद को अजाब में मुब्तला करते रहना बहुत बड़ी हमाकत है। मोहब्बत को मोहब्बत से अपनाया जाए तो वो अजाब नहीं रहती। इसका इन्हिसार तुम पर है, किस तरह अपने मर्द को हैंडल करती हो। इसके बहुत समझाने बुझाने पर वो मेरे कैबिन के दरवाजे तक आई। इसने झिझकते हुए इसे खोला। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, कदम लरद रहे थे, लेकिन कैबिन खाली था। इसे एक गो न इत्मीनान हुआ। वो बर्थ पर आकर बैठ गई। दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन बाहर से किसी के गुजरने की आवाज आती तो यूं चौंक जाती जैसे मैं आ रहा हूँ। मैं एयर कंडीशन कोच के दूसरे सिरे पर था। वहाँ से अपने कैबिन तक तमाम मुसाफिरों का जायजा ले रहा था। इन्हें देखना और परखना चाहता था। अक्सर मुसाफिर कैबिन में जाने के बाद बाहर नहीं आए थे, अंदर ही आराम कर रहे थे। मैं ना तो इन्हें देख सकता था ना परख सकता था। इसके अलावा तीसरा कैबिन खाली था। अगले शहर के
मुसाफिरों ने इसे रिजर्व करा रखा था। मैं अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। करमदाद अपने कैबिन से बाहर आ रहा था। इसने पूछा, कहाँ घूम रहे थे? मैं दुश्मनों को ताड़ने की कोशिश कर रहा था। एयर कंडीशन कोच में देखने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन अनाड़ी नहीं है, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या अवामी क्लास में भी आ सकते हैं। मौका पाकर इधर का रुख करेंगे। मैंने जस्कानी के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मैं बाबर बोल रहा हूँ, करमदाद भी है, दरवाजा खोलो। इसने दरवाजा खोलकर कहा, हमारी हुकूमत ने ब्रीफ केस मेरे हवाले करके बिल्कुल ही पाबंद कर दिया है। ना मैं इधर जा सकता हूँ ना उधर। लाहौर तक एक ही कैबिन में कैद रहूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, भाई परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी एक है। कहीं जाना हो तो ब्रीफ केस हम में से किसी के हवाले कर देना। हम इसे सिर्फ हुकूमत की इमानत नहीं, तुम्हारी भी इमानत समझकर दिलो जान से इसकी हिफाजत करेंगे। करमदाद ने कहा, बाई दी वे, हम ये पूछने आए हैं कि तुम दुश्मनों के मुताल्लिक क्या सोच रहे हो? वो तुम्हारे खिलाफ कैसी प्लानिंग कर सकते हैं? भाई तुम तो दुश्मनों को घेरने, इनका रास्ता रोकने और इन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर देने में माहिर हो, जैसा कि जंगल में तुमने हमारे साथ किया था। करमदाद ठीक कहता है, तुम खुद ही अपने दुश्मन बनकर सोचो कि ब्रीफ केस छीन कर ले जाना होता तो तुम जमाल अहमद जस्कानी के खिलाफ क्या इकदाम करते। इसने दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहा, दुश्मन अनाड़ी नहीं है। अगर डाकू रांगा मामा होता या ये डेरे या जिम्मेदार जगीरदार होते तो देसी किस्म की चालें चलते। हमारा मुकाबला दहशतगर्द तंजीमों से है, वो ऐसी चालें चलेंगे जिनके मुताल्लिक एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। हम आम आदमियों में से नहीं है। हमने भी टीटी सेंटर में अच्छी खासी तरबियत हासिल की है। जिस्कानी ने पूछा, क्या तुम ये सोच सकते हो कि दुश्मन हमारे कैबिन को गैस चैम्बर बना सकते हैं? हम दोनों ही चौंक कर इसे देखने लगे। इसने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी रोकने के लिए चेन मौजूद है। वो चेन पाइप के जरिए हर कैबिन में पहुंचाई गई है। क्या इन पाइपों के जरिए हमारे कैबिनों में गैस नहीं पहुंचाई जा सकती? ओह गॉड, हमने तो इधर तवज्जो दी ही नहीं थी। मैं और करमदाद तेजी से कैबिन में दाखिल होकर इस चेन की तरफ देखने लगे, जो दो मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले पाइपों के जरिए निकली हुई थी। इसे पकड़कर खींचते ही तेज रफ्तारी से दौड़ने वाली ट्रेन रुक जाती। मैंने पहले इस चेन की तरफ देखा, फिर खिड़की को देखते हुए कहा, जस्कानी, मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ। तुम बड़ी दूर तक सोचते हो, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इस पाइपलाइन के जरिए गैस खारिज हो, तुम दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकते हो। अगर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया और पहरेदारों को खत्म कर दिया गया तो खिड़की के शीशे तोड़ सकते हो। बाहर से ताजा हवा अंदर आएगी तो गैस का असर खत्म हो जाएगा। जस्कानी ने हंसते हुए कहा, दुश्मन यही तो चाहेंगे कि गैस खारिज होते ही दरवाजा बाहर से बंद हो तो मैं खिड़की के शीशे तोड़ दूं। बाहर की ताजा हवा अपने फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए मैं खिड़की के पास जाऊं और छत से लटकने वाली दुश्मन मुझे गोली मार दें, फिर खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होकर ब्रीफ केस ले जाएं। हम गुमसुम से होकर कभी इस चेन को देखने लगे और कभी इस खिड़की को। जस्कानी दूर की कोड़ी लाया था। दुश्मन भी इसकी तरह सोच सकते थे, जिनके मुताल्लिक हम भी सोच तो सकते थे, मगर इस पर तवज्जो नहीं दे सकते थे। यही सोचकर रह जाते कि कौन इतनी गहरी और खतरनाक बातें सोचेगा। मगर हमारे दुश्मनों के तो होश उड़े हुए थे। साजिशें बेनकाब हुई जा रही थी। चंद शख्सियतें भी बदनामी के दाने पर खड़ी थी। इन हालात में तो इनसे कुछ भी बाइद नहीं था, वो सब कुछ कर सकते थे। करमदाद ने कहा, जस्कानी, तुम्हें इस कैबिन में तनहा नहीं रहना चाहिए। ब्रीफ केस लेकर हमारे कैबिन में आ जाओ। इसने कहा, जिस कैबिन में ब्रीफ केस जाएगा गैस भी वहाँ जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने साथ तुम्हें और रेहाना को भी मुसीबत में डालूं। भाई इसकी जरूरत क्या है? जब यहाँ से गैस खारिज होगी तो मैं खिड़की का शीशा नहीं तोड़ूंगा। क्या दम घुटकर मर जाने का इरादा है? मैं ऐसा अहमक भी नहीं हूँ भाई, दरवाजा तो जरूर पीटूंगा। तुम लोगों तक आवाजें पहुँचेगी। मैं मानता हूँ जिस तरह पहरेदारों को खत्म करके मेरे कैबिन को बाहर से बंद किया जाएगा, इसी तरह तुम्हारे कैबिन भी बंद किए जाएंगे। लेकिन एक चाल हम चल सकते हैं, वो ये कि दुश्मनों की तवक्को के मुताबिक मैं खिड़की का शीशा नहीं तोड़ूंगा। तुम दोनों अपनी अपनी खिड़की के शीशे तोड़ोगे और वहाँ से छत की तरफ फायरिंग करोगे। मुझे फायरिंग की आवाज सुनाई देगी, तब मैं अपनी खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर की ताजा हवा अपने फेफड़ों तक पहुँचाऊंगा। मैंने इसके शाने थपकते हुए कहा, टीटी सेंटर वाले अगर तुम्हारी जहानत से डरते हैं तो इसकी वजह यही है कि तुम ऐसा कोई खाना खाली नहीं छोड़ते जहाँ से दुश्मन गुजर कर आ सके। करमदाद ने कहा, हमें हर पहलू पर नजर रखनी चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि अगर किसी पुरानी चाल के जरिए कामयाबी हासिल होती है तो वो ऐसी चालें चलने से बाज नहीं आएंगे। यानी ट्रेन के किसी जंगल से गुजरते हुए हमारी बोगी ट्रेन से काटी जा सकती है, ताकि ट्रेन के आगे निकल जाने के बाद वो आसानी हमें चारों तरफ से घेर सके। हम ज्यादा से ज्यादा
अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला कर सकते हैं, इसके बाद वो ब्रीफकेस इनके हाथ लग ही जाएगा। जहाँ तक दुश्मनों से मुकाबला करने का ताल्लुक है तो हम इतनी देर तक इन्हें फायरिंग के जरिए रोक सकते हैं जब तक कि आगे जाने वाली ट्रेन अगले स्टेशन न पहुंच जाए और वहां से कार्रवाई न की जाए। जस्कानी, तुम बैरूनी ममालिक में रहकर अपने मुल्क की इंतजामी खराबियों को भूल गए हो। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशनों पर पुलिस का अमला ज्यादा नहीं होता, फिर ये कि अगले चंद स्टेशन बहुत ही छोटे हैं, वहाँ से मुसल्लह पुलिस की जमात बनाकर यहाँ नहीं लाई जा सकती। यहाँ जो करना होगा अपनी बल पर करना होगा, अपनी सलाहियतों को काम में लाना होगा। सवाल ये है कि हम इस ब्रीफ केस की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर सकेंगे या नहीं। ब्रीफ केस तो हमारी जाने जाने पर भी महफूज नहीं रह सकेगा, हमें मारकर दुश्मन इसे हासिल करेगा। असल मसला ये है कि इसे किस तरह हिफाजत से इस्लामाबाद तक पहुंचाया जाए। जस्कानी कैबिन के अंदर टहल रहा था और सोच रहा था, फिर इसने रुक कर कहा, एक ही रास्ता है कि मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊं, तुम सब अपना सफर जारी रखो, मैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए दूसरे जराए इख्तियार करूंगा। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, हम बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं, और बानो और रेहाना अपने अपने कैबिन में तनहा हैं, हमें इनकी खबर लेना चाहिए और एयर कंडीशन कोच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फिर एक नजर डालनी चाहिए। यहाँ चंद कैबिन ऐसे हैं जिनके मुसाफिरों को हमने अभी तक नहीं देखा, इन्हें देखने और समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ, 3 ही कैबिन ऐसे हैं जिनके मुसाफिर अभी तक हमारी नजरों में नहीं आए हैं, मैं इनसे मिल बैठने की कोशिश करता हूँ। करमदाद ने कहा। वो कैबिन से बाहर चला गया। इसने सोच रखा था कि पहले एक कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देगा, जो भी मर्द निकलेगा इससे सिगरेट जलाने के लिए माचिस तलब करेगा। हालांकि एक बोंडा सा तरीका था, मगर कैबिन के अंदर बंद रहने वाले मुसाफिरों को बाहर कैसे किसी तरीके से निकालना ही था। वो सोच रहा था कि माचिस या लाइटर तलब करने के साथ ही ये भी मुस्कुराते हुए कहेगा कि सिगरेट सुलगाने का तो बस बहाना। दरअसल वो अपने हमसफर लोगों को, पड़ोस के कैबिन वालों को देखना और इनसे मुलाकात करना और मिजाज को समझना चाहता है। करमदाद अपना फर्ज अदा करने गया था, मैंने अपना फर्ज अदा करना शुरू किया। इसके जाते ही जस्कानी के दिमाग में पहुंच गया, इसे बाथरूम में जाने की जरूरत महसूस कराई। इसने उठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं अभी टॉयलेट से आता हूँ। वो टॉयलेट में गया, दरवाजा बंद हुआ। इसके साथ ही मैंने ब्रीफ केस को ऊपरी बर्थ से निकालकर निचली बर्थ पर रखा। मुझे जस्कानी और करमदाद को लाख नंबर मालूम थे, मैंने इन्हीं नंबरों के जरिए ब्रीफ केस को खोल लिया। इसमें मेरी, रेहाना, जस्कानी और करमदाद की फाइलें रखी हुई थी। एक बंद लिफाफा भी था। वो लिफाफा और वो तमाम फाइलें बड़ी हिफाजत से बंद करने के बाद इन पर मोहरें लगा दी गई थी। मैंने इन्हें निकालकर दोबारा इसे नंबरों के जरिए मुकफ्फल करके ऊपरी बर्थ पर रख दिया। फिर वो तमाम चीजें समेट कर मैंने कैबिन के दरवाजे को आहिस्तगी से खोलकर बाहर देखा। करमदाद एक कैबिन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इसके सामने एक शख्स था जिससे वो बातें कर रहा था। करमदाद की पुश्त मेरी तरफ थी। मैं वहाँ से निकलकर अपने कैबिन में आया। कैबिन खाली था। बानो बाथरूम में थी। मैंने फौरन तमाम फाइलें और वो खत अपनी अटैची में ठोंस दिया और वापस जस्कानी के कैबिन में आ गया। वो टॉयलेट से बाहर आया तो मैं बर्थ पर इसी तरह बैठा हुआ था जिस तरह वो मुझे छोड़कर गया था। इसी ने अपनी अटैची खोलते हुए देखा। कहा, हम आधे घंटे में खैरपुर पहुंच जाएंगे। मैं अपनी अटैची तुम लोगों के पास छोड़ दूंगा, सिर्फ नकद रुपए अपने पास रखता हूँ। इंशाल्लाह कल दोपहर तक लाहौर पहुंच जाऊंगा। रेहाना और करमदाद का पता मेरे पास है। मैंने कहा, हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहेंगे। कोशिश करके दोपहर या शाम तक पहुंच जाना। इस ब्रीफ केस की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर ही नहीं, हम सब पर भी है। वो जवाबन कुछ कहना चाहता था। इसी वक्त ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आ गया। बाहर चांद की रोशनी, दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे। जस्कानी ने कहा, ये कोई छोटा स्टेशन भी नहीं है। गाड़ी आउटर सिग्नल के पास रुक रही है। शायद ये अच्छा मौका है। खैरपुर में उतरने से बेहतर है कि चुपचाप इस वीराने में उतर जाऊं। कोई मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। मैंने तायद की। इसने ऊपरी बर्थ से ब्रीफ केस उठाया और मेरे साथ कैबिन से निकलकर कोच के दरवाजे पर आ गया। इस वक्त तक ट्रेन रुक गई थी। हमने दरवाजा खोलकर देखा। दूर आउटर सिग्नल नजर आ रहा था। गाड़ी को सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो रुक गई थी। इसने मुझसे मुसाफा किया, खुदा हाफिज कहा, फिर ट्रेन से उतरकर जाने लगा। मैं इसे देख रहा था। इसने खेतों में पहुंचकर एक बार मुड़ के मेरी तरफ देखा और फिर वो खेतों में गुम होता चला गया, मगर मेरी ख्याल ख्वानी की हदूद से बाहर नहीं जा सकता था। ट्रेन चल पड़ी। मैं दरवाजे को बंद करके अपने कैबिन की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ से करमदाद आ रहा था। मैंने करीब होकर चुपके से कहा, वो ब्रीफ केस लेकर जा चुका है। ट्रेन आउटर सिग्नल के पास रुक गई थी। तुम लोगों से मिलने का मौका नहीं था।
अगर वो खैरपुर स्टेशन पर उतरता तो दुश्मन इसे ताड़ लेते। कोई बात नहीं, दुआ करो वो बखैरियत इस वीराने से निकल जाए। इसने वादा किया है कि कल दोपहर तक तुम्हारे पते पर लाहौर पहुंचने की कोशिश करेगा। अब हमें इसी की फिक्र रहेगी। इसने अपने कैबिन का दरवाजा खोल कर देखा, रेहाना लेटी हुई थी। हमें देखते ही उठकर बैठ गई। मैंने कहा अब आराम करो, अगर इन तीनों कैबिन के मुसाफिरों के मुताल्लिक कोई खास बात हो तो मुझे बताओ। कोई ऐसी खास बात नहीं है। मैं जिस कैबिन के मुसाफिर से बातें कर रहा था वो अपनी 3 फैमिली मेंबर्स के साथ सफर कर रहा है। दूसरे कैबिन के मुसाफिरों को देखने और समझने के लिए अब रेहाना को भेजूंगा। अच्छी बात है, मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। मैं अपने कैबिन में हूँ और हाँ, जिस्कानी अपनी अटैची छोड़ गया है, वो हम अपने पास रख लेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस दरवाजे के पास आ गया जहाँ से थोड़ी देर पहले जिस्कानी को रुखसत किया था। मैं अभी अपने कैबिन में नहीं जाना चाहता था। वहाँ हूर बानो आराम से एक बर्थ पर लेटी हुई थी। इसे नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे मुताल्लिक सोच रही थी और अपने मुताल्लिक उलझन में पड़ गई थी। अगर मैं वहाँ जाता तो शायद ये मसला इसकी जुबान पर आता। वो शर्मीली थी, जुबान पर ना लाती, तब भी कुछ घुमा फिरा कर इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहती। सीधी सी बात है, अगर वो अपनी सुहागन बनने पर पछताती, इसे दुख होता तो मैं अपने आप को मुलामत करता। मेरा ज़मीर मुझे मुतमिन नहीं रहने देता, लेकिन वो खुद मेरी तमन्नाई रही थी, दिल से भी, दिमाग से भी और रूह की गहराइयों से भी। फिर मैं इसकी तमन्नाओं से इसे बाज क्यों रखता। मैं आइंदा भी इसे यही समझाना चाहता था कि आज इसके साथ हूँ, कल वक्त जाने कहाँ बहाकर ले जाएगा। वो मेरा इंतजार करती रहेगी और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहेगी। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। मैं जमाल अहमद जिस्कानी के पास पहुंच गया। हमारे ख्याल के मुताबिक इस दौरान ट्रेन से कोई दूसरा शख्स नहीं उतरा था। इसका मतलब यही था कि दुश्मनों को हमारी इस प्लानिंग की खबर नहीं थी। जब जमाल अहमद जिस्कानी खेतों में जाकर गुम हो गया और ट्रेन चल पड़ी तो इस ट्रेन के गुजरने के बाद इसने दूर रेलवे लाइन की तरफ देखा था। वहाँ इसे 4 अदद इंसानी साए नजर आए थे। हमारी खुशफहमी खत्म हो गई। दुश्मनों को हमारी एक एक हरकत का इल्म था। ये कितनी हैरानी की बात थी। हमने बंद कमरे में ये मंसूबा बनाया था। दुश्मन हमसे जाने कितनी दूर रहने के बावजूद जमाल अहमद जिस्कानी को वो ब्रीफकेस गाड़ी से बाहर ले जाते हुए देख रहे थे। गोया इनके पास कोई जादुई आईना था जिसमें वो हमारी हर हरकत को देखते रहते थे, या कोई साइंसी कमाल था कि इधर हमने प्लानिंग की, उधर उनको खबर हो गई। हमारी ट्रेन दूर निकल गई तो रेलवे लाइन के पास खड़े हुए चारों दुश्मनों में से एक ने बुलंद आवाज से ललकारते हुए कहा, जिस्कानी ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो। हम जानते हैं तुम खेतों में कहाँ छुपे हुए हो। मैं इस वक्त जिस्कानी के दिमाग में नहीं था, ट्रेन में करमदाद से बातें कर रहा था। अगर मौजूद होता तो इसे ललकारने वाले के दिमाग में पहुंचकर जरूर मालूम करने की कोशिश करता कि आखिर इन्हें हमारे मुताल्लिक कैसे इतलात मिल रही है। हत्ता कि वो जिस्कानी की निशानदेही खेतों में कर रहे थे। जिस वक्त मैं जिस्कानी के पास पहुंचा, इस वक्त वो खड़ी फसलों के दरमियान तेजी से भागता जा रहा था। हवा तेज थी, फसलें लहलहा रही थी, एक दूसरे से टकराकर शोर मचा रही थी। दुश्मन ये न जान सके कि जिस्कानी खेत के किस हिस्से में है और किधर से गुजर रहा है। इसके एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे में रिवाल्वर था। वो खेतों में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, रेलवे लाइन के करीब ही रहकर किसी आबादी तक पहुंचना चाहता था। अचानक स्टेन गन से फायरिंग होने लगी। फायरिंग के एक बर्स्ट के बाद किसी ने चीख कर कहा, देख लो जिस्कानी, तुम छुपना चाहते हो लेकिन हमें मालूम हो जाता है कहाँ छुपे हुए हो। इसलिए तुम जिंदगी चाहते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा लो। तुम्हारे एक हाथ में ब्रीफकेस नजर आना चाहिए और दूसरा हाथ खाली। फिर सीधे हमारी तरफ चले आओ। हम तुम्हें 2 मिनट की मोहलत देते हैं। मैं मोहलत देने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो हाथ में एक छोटा सा ट्रांसमीटर पकड़े हुए था। इसकी सोच ने बताया ट्रांसमीटर के जरिए इसका राब्ता किम क्रेजी से कायम है। वो कहीं से इतला दे रहा है, पता नहीं वो कहाँ था। मैं इसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि वो जहाँ भी है वहाँ इसे कैसे इतला मिल रही है कि जिस्कानी खेतों में पहुंच गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम क्रेजी को ये भी मालूम हो रहा था कि वो खेतों में किस हिस्से से गुजर रहा है। वो ट्रांसमीटर के जरिए बता रहा था कि रेलवे लाइन की सीध में 2 गज की दूरी पर जहाँ से खेत दाएं तरफ शुरू होते हैं, वहाँ से सिर्फ 25 गज के फासले पर जिस्कानी खेतों के दरमियान मौजूद है और झुका हुआ इन फसलों के दरमियान से गुजर रहा है। ये हैरानी में मुब्तला करने वाले लम्हात थे। आखिर किम क्रेजी को इतनी तफसील कैसे मालूम हो रही थी। ऐसे में ख्याल टेलीपैथी की तरफ जाता है, लेकिन किम क्रेजी योगा का माहिर था, टेलीपैथी नहीं जानता था। अगर जानता तो मैं इसके रूबरू आ चुका होता। वो मेरे दिमाग तक पहुंचने की जरूर कोशिश करता, लेकिन मैं इसके ख्याल ख्वानी के अंदाज को समझ लेता। फिर ख्याल आया, दहशत गर्दों की तंजीम में कोई ऐसी हस्ती है जो शायद ख्याल ख्वानी जानती हो और वो किम क्रेजी को पूरी तफसील बता रही
हो। इसके मुताबिक किम क्रेजी अपने आदमियों को हिदायत देता जा रहा हो। ये बात काबिल कबूल नहीं थी। अगर कोई हस्ती ख्याल ख्वानी कर रही थी और वो जमाल अहमद जस्कानी के दिमाग में रहकर इसकी एक एक हरकत को समझ रही थी, तो वो जस्कानी को दिमागी तौर पर ट्रैप करके मजबूर कर सकती थी कि वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ब्रीफ केस को अपने दुश्मनों तक पहुंचा दे। जितनी देर में सोचता रहा, इतनी देर में जस्कानी ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक दुश्मन खत्म हो गया, 3 रह गए। बाकी 3 के पास रिवाल्वर थे। इनमें से एक ने मुर्दा साथी की स्टेन गन उठा ली थी। मैं पुराने हथकंडे इस्तेमाल कर सकता था, यानी एक दूसरे पर फायरिंग कराने के बाद इन्हें खत्म कर देता, लेकिन किम क्रेजी ट्रांसमीटर के जरिए इनसे बातें कर रहा था। इसके वो तीनों मातहत मरते मरते भी किसी तरह ये बता सकते थे कि एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए खत्म हो रहे हैं। अगरचे मैं किसी टेलीपैथी जानने वाले के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा था, ताहम मेरी अकल मुझे समझाती थी कि कोई ऐसी हस्ती है तो इसके मुझे इकदाम करने चाहिए, वरना ये मालूम हो जाएगा कि कोई इन मातहतों के दिमाग में पहुंचकर इन्हें एक दूसरे पर फायरिंग के लिए मजबूर कर रहा है। अब मैं मोहतात होकर कभी इस ट्रांसमीटर वाले के दिमाग में पहुंचता था, कभी जस्कानी के दिमाग में रहकर चुपचाप मालूम करने की कोशिश करता था कि कोई इसके दिमाग में आता भी है या मेरे दिमाग में ख्वाह ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। तीनों में से एक शख्स स्टेन गन उठाकर फायरिंग करना चाहता था। इसी वक्त ठाई की आवाज के साथ वो जमीन से कई फुट ऊपर उछला, फिर नीचे गिरकर तड़पने लगा। स्टेन गन इसके हाथ से छूट गई। जस्कानी किसी का मोहताज नहीं था, इसे मेरी मदद की कभी जरूरत नहीं थी। वो सोच समझकर नपे तुले अंदाज में फायर करता था ताकि एक गोली भी जाया न हो। अब तीसरे ने स्टेन गन उठाई। इस वक्त ट्रांसमीटर से किम क्रेजी की झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दे रही थी, गधे के बच्चों, कुछ अपनी अकल से भी काम लो, वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रेलवे लाइन के करीब आ रहा है, मगर खेतों में छुपा हुआ है, तुमसे तकरीबन 20 फुट के फासले पर है, अपने बाएं तरफ फायर करो। इससे पहले कि वो फायरिंग करते ठाई ठाई की 2 आवाजें खामोश फजा में दूर तक गूंजती चली गईं। बाकी रहने वाले 2 दुश्मन भी बाकी न रह सके। आखिर बाकी न रहने और फनाह होते रहने का कोई बहाना तो होता है, और ये हजरत इंसान अपने फनाह के खुद ही बहाने ढूंढ लेता है। अब जमाल अहमद जस्कानी खेतों से निकल आया था, एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे में रिवाल्वर लिए दौड़ता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। जरा दूर दूर 4 लाशें पड़ी हुई थी। पहले इसने स्टेन गन उठाकर देखी, वो इसे लेकर शहर की तरफ नहीं जा सकता था। पुलिस वाले पीछे पड़ जाते। इसने मरने वालों के रिवाल्वर उठा लिए। सिर्फ 2 रिवाल्वर काफी थे। इसने कारतूस जमा किए, फिर इन्हें ब्रीफ केस खोल कर रखना चाहता था। मैंने इसकी अपनी सोच में कहा, ब्रीफ केस खोलने की क्या जरूरत है, एक रिवाल्वर जेब में ठोंस लिया जाए, दूसरे को कमीज के अंदर छुपा लिया जाए। मगर वो पुख्ता इरादे का मालिक था। ऐसे लोगों को सिर्फ इनकी सोच के जरिए तब्दील नहीं किया जाता, इन्हें बदलने के लिए कुछ इनके दिमाग पर काबज होना पड़ता है। कभी इन्हें आजादी देकर इनके हाथ पांव से अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराना पड़ता है। बहरहाल इसने ब्रीफ केस को खोल लिया। हैरत ज़दा रह जाने की बात थी, नवाब शाह से चलते वक्त जब हम लोगों ने ब्रीफ केस को बंद किया था तो इसमें एक खत और सर्ब महर फाइलें थी। ये चीजें कहाँ गायब हो गयी? जस्कानी चंद लम्हों तक हैरान रहा, फिर मुस्कुराने लगा। वो समझ गया कि बाबर या करमदाद ने इसकी अदम मौजूदगी में ये तमाम चीजें निकाल ली हैं ताकि दुश्मन धोखा खा जाएं। वो सोचने लगा, हम में से किसने ऐसा किया है? वो मुझ पर ही शुबा कर सकता था, क्योंकि इसके सामने करमदाद कैबिन से निकलकर दूसरे कैबिन वालों से मिलने चला गया था। इसके बाथरूम में जाने के दौरान सिर्फ मैं इसके कैबिन में रह गया था, मैं ही ऐसा कर सकता था। इसने खाली ब्रीफकेस को देखते हुए सोचा, बाबर ने मुझसे फ्रॉड किया, लेकिन ये फ्रॉड लाजमी था। इसने मुझे नहीं, मेरे जरिए दुश्मनों को धोखा दिया है। इस तरह सीक्रेट सर्विस वालों की इमानत कम अज कम लाहौर तक तो पहुंच ही जाएगी। इसने तीनों रिवाल्वर ब्रीफकेस में रखे, तमाम कारतूस भी इसमें रख दिए। अपना रिवाल्वर दोबारा पूरी तरह लोड करने के बाद जेब में रख लिया, ब्रीफकेस को बंद किया, फिर वहां उठकर जाने लगा। चंद कदम चलते ही अखबार की हैरत से उछल पड़ा। कोई इसके करीब बोल रहा था। इसने इधर उधर नजर डाली, फिर जमीन पर पड़े हुए ट्रांसमीटर को देखा। आवाज आ रही थी, हेलो हेलो जस्कानी, तुम ट्रांसमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो, वापस आओ, मेरी बात सुनो। इसने वापस आकर जमीन पर एक घुटने को टेकते हुए ट्रांसमीटर को उठाया। यू क्रेजी, मैं तुम्हारी आवाज और लहजा लाखों में पहचान सकता हूँ। क्या बात है, बको जल्दी से। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खाली ब्रीफकेस देखकर तुम्हें अकल नहीं आई? इसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये ब्रीफकेस खाली है? दूसरी तरफ से कहका सुनाई दिया। फिर इसने कहा, तुम निरे अहमक निकलोगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी पर बड़ा नाज था। क्या तुम टीटी सेंटर वालों को इतना कमजोर समझते हो? इनके जराए लामहदूद हैं। तुम्हें राज की बात बताता हूँ, फराद अली
तैमूर हमारे टीटी सेंटर का खुफिया सरबराह है। वो तुम्हारी एक एक हरकत के मुतालिक मुझे बताता रहता है। तुम खुद ही सोचो, हमें फौरन ही ये कैसे मालूम हो गया था कि तुमने ब्रीफ केस खोला तो वो खाली था। जसकानी ने चंद लम्हे सोचने के बाद पूछा, अगर फरहाद तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें खाली ब्रीफ केस के बारे में बता सकता है तो ये बात फरहाद ने इस वक्त क्यों नहीं बताई जब मैं इसे लेकर ट्रेन से उतरा था। इसने जवाब दिया, फरहाद का हुक्म था कि तुम्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए, ट्रेन से उतरने का मौका दिया जाए ताकि तुम्हें सजा मिले और तुम इतनी रात को पैदल चलते हुए खैरपुर तक जाओ। सुबह से पहले कोई सवारी नहीं मिलेगी। दोस्तों के साथ छोड़कर दुश्मनों का साथ देने का नतीजा यही होता है। अभी भी वक्त है, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें फिर अपना सकते हैं। वो ट्रांसमीटर से होने वाली गुफ्तगू, क्रेजी की गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने इसकी अपनी सोच में एक सवाल किया। इसने इस सवाल को दोहराया, क्रेजी, अगर फरहाद अली तैमूर तुम्हारे साथ है, मैं ऐसे गैर मामूली सलाहियत रखने वाले से टकराने की हमाकत नहीं करूंगा। एक बार अपने फरहाद से कहो कि वो मुझसे दिमागी राब्ता कायम करे, मुझे मौजूदा रवश छोड़कर तुम लोगों के पास लौट आने की हदायत करे। मैं अभी लौट आऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबर और करमदाद को भी तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। मैं यही चाहता हूँ तुम इन बागियों को इबरतनाक सजा दो। वह जिंदा हम तक न पहुँचा सको लेकिन इन्हें ऐसी मौत मारो कि दूसरे गद्दार गद्दारी से तौबा कर ले। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या यही बात फरहाद अली तैमूर मुझसे कह सकता है? एक लम्हे तक खामोशी रही, फिर किम क्रेजी ने कहा, जरा इंतजार करो, मैं अभी जवाब देता हूँ। वो ट्रांसमीटर उठाकर वहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर बाद क्रेजी की आवाज सुनाई दी, जसकानी, मेरी बातों पर एतमाद कर सकते हो तो कर लो। अभी फरहाद साहब से राब्ता कायम हुआ था। उनका हुक्म है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। जब वो जरूरत समझेंगे तो तुमसे दिमागी राब्ता कायम कर लेंगे, करके तुम्हें हमारी तरफ ले आएंगे। फिलहाल भटकते रहो और ठोकरें खाते रहो। वो रेलवे लाइन के साथ चलते हुए खैरपुर की तरफ जा रहा था। अब मैं कैबिन में जाकर आराम से जरा लेटना चाहता था। इसके लिए मैंने हूरबानो के दिमाग में झांक कर देखा। वो सो रही थी। वो सो रही है या जाग रही है, इसके सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन इसकी एक हरकत ने मुझे चौंका दिया। इसका दिमाग कह रहा था कि अब वो इस जगह से उठकर मेरी बर्थ पर रखे हुए अटैची के पास जाएगी और इसे खोल कर देखेगी। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो ऐसी औरत नहीं थी, किसी के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेती थी, किसी की चीजों पर नजर नहीं रखती थी, ना ही इसमें ये तजस्सुस होता था कि किसी के अटैची या बैग में सामान रखा हुआ है। मैं तेजी से चलता हुआ अपने कैबिन के दरवाजे तक पहुंचा। इससे पहले कि वो मेरी अटैची के पास पहुंचती, मैंने दरवाजे को खोला। वो एकदम चौंक गई, मुझे देखते ही झिझक गई। वो अटैची खोलना भूल गई। अब इसके दिमाग में बस कोई बात नहीं थी। इतनी देर से जिसका इंतजार था वो आ गया था। वो अपने और मेरे अनदेखे और प्यार भरे रिश्ते की भूल भुलैयों में गुम हो रही थी। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मैं समझ रहा था तुम रेहाना के साथ इसके कैबिन में होगी। इसने अपनी बर्थ पर बैठते हुए कहा, मैं तो चाहती थी रेहाना के साथ रहूं मगर वो बड़ी वो है। मैंने अपनी बर्थ पर बैठते हुए पूछा, ये वो क्या होता है? वो शर्माते हुए बोली, पता नहीं इसके दिमाग में कैसी बातें घुसी रहती हैं। वो मेरे और तुम्हारे मतलब कुछ सोचती रहती है। जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने अनजान बनकर पूछा, रेहाना हमारे बारे में क्या सोचती है? वो सर झुकाकर अपने आंचल से खेलने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैं एक अजनबी हमसफर हूँ। जब तक हमसफर हूँ अपना अपना सा लग रहा हूँ। कभी बिछड़ गया तो फिर जाने कब हालात हमें मिलाएं, अब क्या होगा? वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं क्या बताऊँ जो मैं समझती हूँ। इस पर किसी को यकीन नहीं आएगा। ये बात मैंने रेहाना से कही मगर वो भी यकीन नहीं कर रही है। आखिर बात क्या है इसकी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी उलझन को किस तरह बयान करे। कुछ सोचने के बाद इसने कहा, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। वो कुछ यूं है, एक शहजादी को ख्वाब में चलने की आदत थी। वो अपने महल से निकलकर अपने शहजादे के पास पहुंच जाती थी, फिर सुबह होने से पहले अपने महल में वापस आ जाती थी। जब सुबह आंख खुलती तो पूरे यकीन के साथ आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती कि वो शहजादे के पास गई थी, शहजादे की हो गई थी और सारी जिंदगी इसी की रहेगी। इसने मुझे मुखातब करते हुए कहा, बाबर क्या समझ सकते हो कि ये बात वो आईने से क्यों कहती थी? वो
दुनिया वालों से कहती तो कोई यकीन न करता। जब यकीन करने की बात ही ना हो तो कोई कैसे यकीन करेगा। वो शहजादी नींद की हालत में उठकर महल से बाहर शहजादे के पास जाती थी तो शहजादे से बातें करने और सुबह तक वहाँ रहने के दौरान कोई ना कोई बात ऐसी होती जिससे शहजादी की नींद टूट जाती और वो खुद को देखती कि अपनी ख्वाबगाह से बाहर, अपने महल से बाहर एक शहजादे के पास मौजूद है। इस कहानी में ये भी लिखा था कि शहजादी नींद में होती थी तो सुबह तक अपने आप से गाफिल रहती थी, ऐसी गफलत का शिकार रहती जैसे किसी ने इस पर सहर तारी कर दिया हो। ऐसे वक्त इसकी आंख खुली रहती थी, वो बातें भी करती थी, लेकिन ये सब कुछ ख्वाब जैसा होता था। अभी हम कुछ और बातें कर रहे थे, तुम किसी शहजादी और शहजादे की कहानी ले बैठी हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।